हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम प्रथ्यानी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। इस बार मैं आपके सामने लाया हूं एक प्लेलिस्ट 12th HSC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की। इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो लाइन से शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं। उसी तरीके से द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कौन से प्रोविजंस बनाए गए हैं, पार्टनरशिप डीड होने और न होने से क्या फायदे नुकसान हो सकते हैं, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तब कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, वो भी हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। वैसे तो अलग अलग फॉर्म के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एग्जाम्पल सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में एक ही पर्सन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, बिजनेस को कंट्रोल करता है। इसी में ही बहुत सारे लिमिटेशंस होने की वजह से पार्टनरशिप फर्म का जन्म हुआ। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कौन से लिमिटेशंस थे? सबसे पहले लिमिटेड कैपिटल। सिंगल पर्सन होने की वजह से कैपिटल ज्यादा नहीं हो पाती, और जरूरी ये भी नहीं है कि उसके पास हाईली क्वालिफाइड मैनेजरियल डिग्री हो, जिस वजह से उसमें मैनेज करने की एबिलिटी कम हो सकती है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड, जॉइंट और सेवरल होती है। सोल ट्रेडिंग में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। अगर सोल ट्रेडर को कुछ होता है तो उसकी शॉप, उसका बिजनेस वहीं पे ही बंद हो सकता है। अकेले होने की वजह से उस एक ही पर्सन को सारे काम करना पड़ता है, परचेसिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन, जिस वजह से वो सारे काम तो जानता है लेकिन किसी भी काम में वो स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इन्हीं कारणों से पार्टनरशिप का उद्गम हुआ, जहां पर हम ज्यादा कैपिटल रख सकते हैं, जहां पर ज्यादा रिस्क हो सकता है, और ये ज्यादा कैपिटल और ये ज्यादा रिस्क एक पर्सन नहीं उठा सकता, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर इसे चलाते हैं। ये पर्सन्स आपस में कैपिटल शेयर करते हैं, मैनेजमेंट सभी लोग देखते हैं, रिस्क एंड प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। इनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जिसे हम कहते हैं पार्टनरशिप, और जो मेंबर्स जो ये पार्टनरशिप ज्वाइन करते हैं उन्हें पार्टनर्स कहते हैं, एंड कलेक्टिवली एज अ फर्म। तो इस सब से ये क्लियर हो जाता है कि पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एसोसिएशन है। दो या दो से ज्यादा लोग जब साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट और लॉस भी शेयर करते हैं। डेफिनेशंस। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 ने पार्टनरशिप को डिफाइन किया है। इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। ये एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में। यहाँ पर्सन्स प्लूरल है, दो या दो से ज्यादा, जो आपस में बिजनेस कैरी करते हैं और प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। और ये बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सारे चलाएंगे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कुछ लोग चलाएंगे सबके बिहाफ पे, सबके बदले वो कुछ लोग ही पूरे बिजनेस को मैनेज करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैंडी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन persons competent to make contract who agree to carry on lawful business in common with a view to earn private gain। प्रोफेसर हैंडी के अनुसार पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है जो पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। अब कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन एंटर हो सकता है? सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइन करता है कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। सबसे पहले अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी ऑफ एज का मतलब है 18 ईयर्स। कोई भी पर्सन तब किसी के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो 18 ईयर्स से अबोव हो। नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एनी लॉ।
या फिर उसे किसी और लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से। और थर्ड है बीइंग ऑफ अ साउंड माइंड, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, होश व आवाज में होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। वापस आते हैं हम अपनी डेफिनेशन में। हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, हु एग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म को कोई भी इलीगल काम नहीं करना है विथ अ व्यू टू अर्न प्राइवेट गेन। पार्टनरशिप फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, जो आपस में पार्टनर्स शेयर करते हैं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आपके बुक में पार्टनरशिप फर्म के 9 फीचर्स बताए गए हैं। फर्स्ट, एग्रीमेंट। सेकंड, नंबर ऑफ पार्टनर्स। थर्ड, लॉफुल बिजनेस। फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। फिफ्थ, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सिक्स्थ, रजिस्ट्रेशन। सेवंथ, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। एट्थ, प्रिंसिपल एंड एजेंट। नाइन्थ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इन्हीं फीचर्स को हम एक एक करके देखकर पूरे पार्टनरशिप फर्म को समझते हैं। तो सबसे पहले एग्रीमेंट। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कंसेंट। जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में एक ही बात के लिए मंजूरी देते हैं तो वो कहलाता है एग्रीमेंट। इसी तरीके से पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि ये एग्रीमेंट रिटन ही हो, एग्रीमेंट रिटन या ओरल दोनों चल सकता है। रिटन एग्रीमेंट ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ के तौर पे यूज किया जा सकता है, और इन्हीं रिटन एग्रीमेंट्स को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड हम नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं। सेकंड है नंबर ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50। इसके पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 10 और 20 थे फॉर बैंकिंग बिजनेस एंड अदर बिजनेस रिस्पेक्टिवली। टाइम टू टाइम लॉ में अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए जाते हैं। अभी भी जो अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म आर 100। थर्ड है लॉफुल बिजनेस। बिजनेस हमेशा लॉफुल होना चाहिए, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि हमारी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, ये एक लॉफुल बिजनेस होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर हेंडी। एक बार वो डेफिनेशन आप फिर से रीड करिएगा। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप फर्म का मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना ही होता है, जो वो आपस में एग्री रेशियो में शेयर कर देते हैं। पिक में देखिए कैसे हर पार्टनर अपना अपना हिस्सा लेकर जा रहा है। अगर एग्रीमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो उसे आपस में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिफ्थ, अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल होती है। इसका मतलब ये हुआ जब कभी भी आपके बिजनेस के पास सफिशिएंट असेट्स नहीं होंगे अपनी लायबिलिटी पे करने के लिए, तो उन पार्टनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ सकती है अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। आप यहाँ पिक में देख सकते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। 3 पार्टनर्स हैं जो 10,000 ईच इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। इट मींस टोटल 30,000 का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन फर्म के पास, बिजनेस के पास 90,000 की लायबिलिटी है। आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 30,000। लायबिलिटी कितनी है? 90,000। इट मींस 60,000 पे करने के लिए आपके पास सफिशिएंट बिजनेस एसेट्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि पार्टनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करके 60,000 अमाउंट को पे ऑफ करना पड़ेगा। 6th, रजिस्ट्रेशन। वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप कंपलसरी है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कब से? 1 अप्रैल 2005। रजिस्ट्रेशन से बेनिफिट्स तो होते ही हैं, लेकिन ये सिर्फ सर्टिफाई करता है कि आपकी फर्म एग्जिस्ट करती है। Seventh, joint ownership and management. Each partner is joint owner of the property, so no partner
कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। हर बिजनेस एसेट पे हर एक पार्टनर का हिस्सा होता है। हर एक पार्टनर बिजनेस एसेट का जॉइंट ओनर होता है, जिस वजह से कोई भी पार्टनर बिजनेस एसेट को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं कर सकता। आप पिक में देखिए, जिस तरीके से आपको एक घर दिख रहा है, घर मींस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में। प्रॉपर्टी के साथ आपको की भी दिख रही है, ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो करता है। हर पार्टनर को इक्वल राइट्स हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए, इसीलिए सारे पार्टनर्स जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेजमेंट ऑफ द फर्म के। 8 प्रिंसिपल एंड एजेंट। हर पार्टनर के पास 2 कैपेसिटी होती है, एक है प्रिंसिपल, एक है एजेंट। जब कभी भी वो आउटसाइडर से बात करता है तो वो खुद एक प्रिंसिपल बन के काम करता है, और दूसरे पार्टनर्स के साथ फर्म के अंदर वो एक एजेंट के रूप में काम करता है। 9th एंड लास्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है एंड करना, पार्टनरशिप को एंड करना। ये पार्टनरशिप एंड एग्रीमेंट के जरिए भी हो सकती है, या फिर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहता है तो वो 14 डेज नोटिस भी दे सकता है, या कोई पार्टनर मर जाता है, रिटायर होना चाहता है, या फिर इंसॉल्वेंट या पागल हो जा रहा है, उन रीजंस की वजह से भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर दी जाती है। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? जैसे कि हमने पहले देखे, एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म, उसे ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है पार्टनर्स के एग्रीमेंट का, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं, और इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के अनुसार बिजनेस फर्म को चलाया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पे एक पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट है, इसे आप बेस बना के अज्यूम कर सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड किस तरीके से बनती है। वैसे पार्टनरशिप एक्ट ने रिटन एग्रीमेंट बनाने के लिए कोई कंपल्शन नहीं डाला है, लेकिन जब कभी भी पार्टनर्स में आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये रिटन एग्रीमेंट, मतलब ये डीड ही सॉल्यूशन निकालने के लिए काम आती है। इस डीड में इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं, इसीलिए इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोला जाता है। इस डीड में आखिर क्या क्या होता है? कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, और वो कौन सा बिजनेस करती है। सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। यहीं पे अगर आपने फिक्स टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो उसका ड्यूरेशन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फोर्थ, रेशियो, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड किया जाएगा। फिफ्थ, राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। सिक्स्थ, प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर। 7, rate of interest on capital, interest on loan, interest on drawing, etc. 8, salaries, commission, अगर हम पार्टनर को पे करना चाहें तो। 9, settlement of accounts on dissolution of firm. 10th, method of settlements of disputes among the partner. Any other matter relating to the conduct of business. बिजनेस से रिलेटेड आप कोई भी पॉइंट रिटन एग्रीमेंट में लिख सकते हैं, जिससे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो साथ ही साथ हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसे कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए जाते हैं, लेकिन कभी अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है किसी पॉइंट के लिए, इस समय पे अगर कोई इशू आता है तो वो इशू सॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन नंबर 12 एंड 17 में पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पॉइंट्स हैं, सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा एग्रीड रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है तो सभी पार्टनर्स का रेशियो इक्वल माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग की डेट नहीं दी गई है तो हम एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज कर सकते हैं। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और इस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से ही डिसाइड नहीं किया गया है तो
प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार उसे 6% का एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आपके एग्रीमेंट में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात नहीं है तो प्रोविजंस के अनुसार भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिफ्थ, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। वैसे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में प्रोविजन है कि आप सैलरी, कमीशन, अलाउंसेस, कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं देंगे अपने पार्टनर्स को जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा काम किए हैं। लेकिन आपने अपने पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन बनाया हो कि पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन, अलाउंसेस या रेम्यूनरेशन देना चाहिए, तो वो पार्टनर उस कमीशन या सैलरी का हकदार माना जाएगा। सिक्स्थ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। प्रोविजंस के अनुसार कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं किया जा सकता बिना बाकी पार्टनर्स से कंसेंट लिए। तो यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है। हम देखते हैं कि अब तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले तो हमने देखा मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर हमने देखा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, टोटल 9 है। एक बार आप रिकॉल करिए कि कौन से फीचर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में। फर्स्ट, एग्रीमेंट। सेकंड, नंबर ऑफ पार्टनर्स। थर्ड, लॉफुल बिजनेस। फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। फिफ्थ, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सिक्स्थ, रजिस्ट्रेशन। सेवन, जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। एट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। नाइन्थ, डिसोल्यूशन। फिर हमने देखा पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट्स। फिर लास्ट में हमने देखा प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब कभी भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहे तो कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। फिर भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन का तो आंसर मैं दे देता हूँ। फ्रॉम वेयर कैन आई डाउनलोड पीडीएफ्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक्स। ये जो भी कंटेंट आपको दिखाया गया है ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th स्टेट बोर्ड से लिया गया है। इसकी साइट है ebalbharti.in और आप पीडीएफ cart.ebalbharti.in से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 12th नहीं, आप कोई भी क्लास के पीडीएफ cart.ebalbharti.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आगे के टॉपिक्स देखने के पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे के वीडियोस में हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, फॉर्मेट्स ऑफ कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, इसी की जर्नल एंट्रीज और साथ ही साथ इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फिर हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इसके एडजस्टमेंट और साथ ही साथ जो क्वेश्चन में हिडन एडजस्टमेंट्स होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन आंसर्स डिटेल में हम सॉल्व और समझने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल में, मिलते हैं अगले वीडियो में।